हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया लेक्चर नंबर 9। चैप्टर चल रहा है जो हमारा किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, उसका आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है कि जो लेंस मेकर जो फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन आज करेंगे, लेकिन उस शर्त है उसमें कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं। इसके पहले वाले जो लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं लेंस मेकर फार्मूला, लेकिन उसमें कंडीशन लगी थी कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो। तो आज उसी का अगला भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई लेंस है और लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास उत्तल लेंस है, पतला उत्तल लेंस की बात करते हैं हम लोग अपने चैप्टर में। पतले उत्तल लेंस में उसकी मोटाई को हम लोग मान लेते हैं नगण्य। तो मोटाई जब हम लोग नगण्य मान लेंगे तो जो इसका जो प्रकाशिक केंद्र होगा, वैसे तो अगर हम इस पृष्ठ की बात करें जो पहला पृष्ठ हमारा है, लेफ्ट की तरफ वाला जो पृष्ठ होता है पहला पृष्ठ, और राइट की तरफ जो पृष्ठ होता है उसको हम लोग दूसरा पृष्ठ कहते हैं। तो जो पहला पृष्ठ है उसकी दूरी हम लोग पृष्ठ के ध्रुव से पढ़ते हैं, लेकिन पतला होने के कारण हम जो दूरी पढ़ेंगे ये दोनों पृष्ठ इतने पतले हैं, यानी पास पास कह सकते हैं कि वो दोनों जो P1 P2 होंगे वो उसके प्रकाशिक केंद्र पर होंगे, ऐसा हम लोग मान करके चलेंगे। तो ये उत्तल लेंस L हम लिख सकते हैं उत्तल लेंस को, जिसका प्रकाशिक केंद्र C है। इस लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है, जिस कांच का बना है, उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक से तात्पर्य होता है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो हम लोग मान लेते हैं n2 मानिए इसको। लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। एक ऐसे माध्यम में रख दिया गया है जिसके बाईं ओर का जो माध्यम है इधर का, उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो है n1, और दाहिनी ओर के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है n3। लेकिन इसमें और भी कंडीशन जुड़ी हुई है कि n2 का जो n2 जो अपवर्तनांक है वो हमेशा दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक से अधिक ही रहेगा। ये कंडीशन है, यानी कह सकते हैं कि जो कांच है वो इस माध्यम के लिए सघन होगा और इस माध्यम के लिए भी सघन होगा, ये मान करके हम चलेंगे। तो ये तो बात हो गई कि लेंस कैसा है, उसके दोनों ओर के माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या क्या हमने लिए हैं, और इस जो प्रथम पृष्ठ है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो हम मान लेंगे R1 है, और दूसरा जो पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या होगी R2। वक्रता त्रिज्या से मतलब इसको अगर गोला बनाएंगे तो कहीं इसका केंद्र होगा, इसे पूरा अगर गोला बनाते हैं इस पृष्ठ का, उसका केंद्र कहाँ होगा C1। इसका अगर गोला पूरा बनाएंगे तो इसका वक्रता केंद्र होगा इधर C2। और थोड़ा पास बना लेते हैं, ये हम इसको मान लेंगे C2। ये जो दूरी हम लोग, ये वक्रता केंद्र का मतलब यहां से दूरी हम लोग पढ़ेंगे। इस पृष्ठ के लिए जो वक्रता केंद्र हो जाएगा, यानी इसको आप P1 और P2 आप लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। इस पृष्ठ का जो ध्रुव होगा P1, इस पृष्ठ का ध्रुव होगा P2। ये जो ध्रुव P1 से C1 की जो दूरी है उसको हम लोग मानेंगे R1, और इस वाले P2 वाले ध्रुव से C2 की जो दूरी होगी वो हो जाएगी R2। ये हम लोग मान करके चल रहे हैं, यानी जो पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो R1 R2 की। तो ये तो लेंस के बारे में कहानी हो गई। उसके बाद हमने भाषा इसकी लिख रखी है। इसको लिखने से फायदा ये रहता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो पाता, लिखने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर सामने लिखते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसके सामने एक वस्तु रखते हैं, और वस्तु इस पृष्ठ के सामने रखी गई पहले वाले पृष्ठ के सामने, उसकी दूरी हम वैसे तो जब हम इसमें इस पहले वाले पृष्ठ के लिए जो गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र है वो यूज करेंगे, उसमें जो u और v होता है उसमें हम इस पृष्ठ के ध्रुव से दूरियां पढ़ते हैं। लेकिन पतला लेंस हम ले रहे हैं तो ये दूरी हम P1 से न पढ़ करके C से पढ़ेंगे। पतले लेंस का मतलब यही है
P1 P2 जो है वो बिल्कुल एकदम C के ऊपर है, ऐसा मान करके चलेंगे। तो ये जो वस्तु हमने रखी है जिसकी दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से मानेंगे और वो दूरी हम मान लेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से दूरी। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश किरण को बिल्कुल एकदम C1 C2 से और C से होती हुई सीधे निकाल लीजिए प्रकाश किरण, बिल्कुल इस तरीके से। प्रकाश किरण अगर किसी भी वस्तु का किरण आरेख अगर खींचना है तो उसके दो किरणें आपको डालनी है, जहां पर दोनों मिलेगी वहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो एक प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे चली जाएगी, और ये नियम जानते हैं हम लोग, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, इस प्रकार से जाएगी और सीधे निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण को हम यहाँ पर तिरछापित करेंगे, यहाँ प्रकाश किरण पहुंचेगी, यहाँ जब प्रकाश किरण जब पहुंचती है तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तन की घटना थोड़ा सा और ऊपर से डालो, प्रकाश किरण को यहाँ डालो। प्रकाश किरण हमने इस प्रकार से एक डाली, अब यहाँ पर अपवर्तन दिखाना है, तो अपवर्तन दिखा दो, इस पृष्ठ पर एक अभिलंब ड्रा करना पड़ेगा। अभिलंब हमारा उस पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, इस प्रकार से एक सीधी लाइन आप ड्रा कर लेंगे। प्रकाशिक केंद्र ये जो इसका जो वक्रता केंद्र है C1, इससे होकर के हमने अभिलंब ड्रा कर लिया। प्रकाश किरण जाने का रास्ता सीधा था, माध्यम चेंज होगा, N1 से N2 में जाएगा, क्योंकि N2 ज्यादा है N1 कम है, तो इसका मतलब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की सीधा जाने के बजाय थोड़ा अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है इस प्रकार से। और ये चल करके, क्योंकि अगर ये प्रश्न ना होता तो प्रकाश किरण ये चल करके आगे यहाँ पर पहुंचती, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता I'। अगर ये दूसरा प्रश्न ना होता तो प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित होती और सीधे चल करके यहाँ पहुंचती, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता I', जिसकी दूरी को हम प्रकाशिक केंद्र से ही लेंगे और वो दूरी हम मान लेते हैं V'। ये बात समझ में आ गई, मतलब बहुत आसान है। आपको प्रकाश किरण एकदम सीधी लाइन दिखनी चाहिए, ये एकदम अभिलंब डाला है हमने। प्रकाश किरण क्योंकि N1 ये विरल है और N2 सघन, ये हमने कंडीशन लगा कर रखी, देखिए जैसे N2 इज ग्रेटर देन N1 और N2 इज ग्रेटर देन N2, यानी N2 दोनों माध्यमों के लिए सघन है, चाहे N1 से N2 में जाए चाहे N2 से N3 में जाए। तो अभी हम N3 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं N1 से N2 तरफ जाएगा। अगर ये माध्यम ना होता, यानी ये पृष्ठ ना होता, तो प्रकाश किरण सीधे चल जाती, यहाँ पर पहुंचती। तो प्रतिबिंब जो वस्तु हमारी यहाँ पर रखी थी O, इसकी दूरी थी U, उसके लिए जो प्रतिबिंब हमारा I' बनता है, जिसकी दूरी हमने मान लिया है V'। बस इतनी कहानी, बिल्कुल तो पिछले जैसे वीडियो में जो हमने बनाया था बिल्कुल एकदम सेम वही कहानी यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर हम ऑलरेडी पहले से ही हम लेंस को पतला मान करके चल रहे हैं, जबकि इसमें पिछले वाले वीडियो हमने P1 P2 से दूरियां ली थी हमने, और उसको बाद में T ये डिस्टेंस माना था, बाद में उसको भी 0 करना पड़ा। तो हम पहले से इसको हम T 0 मान के चल रहे हैं, तो P1 P2 को हम मान लेंगे कि वो C पर है, तो दूरियां हम C से पढ़ेंगे। तो इसकी भाषा हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा है। माना एक पतला उत्तल लेंस L जिसके कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक M2 है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जहां लेंस के बाईं ओर के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 तथा दाईं ओर के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N3 है, तथा ये भी कंडीशन में लगा दिए है कि N2 इज ग्रेटर देन N1 और N2 इज ग्रेटर देन N3। सिर्फ इसका मतलब यही है कि जो कांच जिस पदार्थ का बना हुआ उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो दोनों माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक से अधिक है, मतलब कांच दोनों माध्यमों के लिए सघन माध्यम का काम करेगा बस। और लेंस के प्रथम और द्वितीय पृष्ठों की वक्रता जाए R1 और R2 में। अब देखिए इसमें लिखा हमने, ये तो लेंस के बारे में कंडीशन हो गया। अब आगे लिखा माना एक बिंदु वस्तु O लेंस के प्रथम पृष्ठ के सामने, प्रथम पृष्ठ मतलब बाईं ओर का पृष्ठ,
सामने एक प्रकाशिक केंद्र C से U दूरी पर रखी हमने। एक बिंदु वस्तु कहां पर रखी? प्रकाशिक केंद्र C से U दूरी पर रख दी, जिसका आभासी प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब आभासी है, चूंकि अपवर्तन अभी होना है, ठीक है ना। ये अगर ना होता तब वहां पर बनता हुआ दिखाई देता, लेकिन बन नहीं रहा, वहां पर बनेगा और दूसरी जगह। तो पहले पृष्ठ की भी बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे पृष्ठ अनुपस्थित है, ये दिमाग में रखना है। तो U दूरी पर रखी है, जिसका आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र C से V डैश दूरी पर I डैश बनता है। ये हमने मान करके लिख दिया है, ठीक है। इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे इसकी भाषा और कहानी आपको बताते हैं क्या। नोट कर लीजिए इसको पहले। एग्जाम में भाषा सहित आपको लिखना है, केवल फार्मूले लिखने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है इसका तो आप भाषा सहित लिखेंगे, इसलिए हम पूरे आपको नोट्स बनवा देंगे। क्या कितना लिखना है आपको एग्जाम में तो बहुत सारी भाषा लिखी रहती है। अब प्रतिबिंब तो बन गया। आप देखिए इसमें लगाते हैं पहले पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र लगाओ। प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन की सूत्र कौन सा है हमारा? ये हम लोग को पता है, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान C। इस सूत्र की मदद लेनी है। आप देखिए समस्या यहाँ पर आ जाए कि हम किसको N1 किसको N2 मानेंगे। तो ध्यान ये रखना है इसमें कि जिसमें प्रकाश का पहले चलेगी जिस माध्यम में, उसको हम मानेंगे N1, और जिसमें दूसरे बार जिसमें चलेगी यानी बाद में जाएगी उसको मानेंगे हम N2। और U और V तो पता है, U का मतलब वस्तु की दूरी, V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, R है उस पृष्ठ की वक्रता, ठीक है। इस सूत्र की मदद से हम पहले वाले पृष्ठ के लिए हम अपवर्तन का सूत्र यूज करेंगे। तो पहले वाले पृष्ठ के लिए देखिए यहाँ पर N2 का मतलब दूसरे माध्यम के लिए अपवर्तन। तो पहला माध्यम तो N1 है, दूसरा माध्यम N2 है। तो क्या लिख सकते हैं सूत्र से? दूसरे पहले प्रकाश कण किसमें जा रही है? पहले माध्यम में, फिर दूसरे माध्यम में जाएगी। दूसरे माध्यम का मतलब लेंस, N2 अपान V डैश। पहले वाले पृष्ठ के लिए V क्या है, यानी प्रतिबिंब की दूरी कौन सी है? V डैश। जो प्रतिबिंब I डैश बना उसकी दूरी V डैश। अब फिर हम दोबारा फिर आपको बता देते हैं कि ये दूरी यहाँ से पढ़ी जानी थी हमको। इस पृष्ठ के ध्रुव से दूरियां पढ़ते, लेकिन पतला होने का ये दूरी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? C से, इसलिए यहाँ पर V डैश आएगा। माइनस N1 अपान U को मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु तो हमारी U दूरी पर ही रखी है, इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R1। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1। इसको डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल एकदम। ये बात यहाँ तक पहुंच गए। ये पहले पृष्ठ के लिए हमने अपवर्तन का सूत्र लगा लिया। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये पहला ही पृष्ठ नहीं, दूसरा पृष्ठ भी उपलब्ध है। तो दूसरा पृष्ठ जो उपलब्ध है उसके सामने ये वस्तु हो गई I डैश। तो ये वस्तु का काम करने लगेगी, प्रतिबिंब I डैश, और उसका जो अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन अगर यहाँ पर दिखाना है तो इस पृष्ठ पर अभिलंब खींचो। पहले इस पृष्ठ पर अभिलंब जो खींचेंगे तो ये इस पृष्ठ की वक्रता कैसे होकर के जाएगा? तो पहले अभिलंब ड्रा कर लीजिए यहाँ। ऐसे ये अभिलंब खींच लिया। अब यहाँ पर अपवर्तन होगा। अब N2 से N3 में जा रही है, यानी तब भी विरल, अब क्या हो रहा है? सघन से विरल माध्यम में जाती है। तो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब हमारा ये है, जाने का रास्ता ये था। अगर ये माध्यम ना होता तो सीधे जाती है ऐसे, इससे और दूर हट जाएगा। दूर हट करके प्रकाश किरण यहाँ पर पहुंचती है। तो इसका प्रतिबिंब जो बन जाता है वो मान लेते हैं I है, जिसकी प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी है, प्रकाशिक केंद्र से दूरी को हम लोग यहाँ से लिखेंगे
प्रकाशीय केंद्र से दूरियां सारी पढ़ी जा रही, केवल जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो P1 P2 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दूरी हमने V मान रखी, प्रतिबिंब बन जाता है I डैश। तो इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब है, जो पहले जो प्रतिबिंब बना था वो पहला प्रतिबिंब कौन सा I डैश, वो प्रतिबिंब दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब बनता है I कितनी दूरी पर, V दूरी पर। ये बात हम लोग लिख लेते हैं। प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब I प्रकाशिक केंद्र C से V दूरी पर बनता है। ये बात हमने फिर लिख ली थी। अब हम दूसरे पृष्ठ के लिए ये सूत्र लगाएंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र यही है हमारा अपवर्तन का। बस ध्यान ये रखना है कि अब इसमें हम N1 N2 किसको मानेंगे। तो हमने बताया अभी कि जिस माध्यम में प्रकाश किरण पहले चलेगी उसको हम N1 मानेंगे, जिसमें बाद में जाएगी उसको N2 मानेंगे। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है I, उसके लिए प्रकाश किरण अब N2 से N3 में जा रहे, तो पहले किसमें जाएगी, N2 में। ये N1 का काम करेगा। N3 दूसरे माध्यम में जा रही है, तो ये हमारा काम करेगा N2 का। तो ये N2 जो है वो N1 का काम करेगा और N3 जो काम करेगा वो N2 का काम करेगा। समझ आ रहा है। तो जिसमें प्रकाश में पहले चलेगी उसको N1। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास के N2 है। N2 का दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम कौन सा है, N3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, N3 अपान V, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन सा है, I, जिसकी दूरी है V। N3 अपान V माइनस N1 अपान U। N1 का मतलब पहले माध्यम दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण इस N2 से N1 जाए, तो ये हमारा N2 जो है वो N1 का काम करेगा। तो N1 अपान U वस्तु की दूरी होती है। वस्तु दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन सी है, जो प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना था I डैश, उसकी दूरी है V डैश इज इक्वल टू, समझ में आ गया, आराम से देख लो। U का मतलब वस्तु की दूरी, दूसरे पृष्ठ के लिए लगा रहे हैं, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब वस्तु कौन सी है, I डैश, तो उसकी दूरी हम लोग कितनी पढ़ेंगे, V डैश। तो यहाँ पर हमने N1 अपान N2 है, सॉरी यहाँ पर N2, यहाँ पर N1 जो है वो N2 का काम करेगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N3 माइनस N2 अपान R। दूसरे पृष्ठ के लिए इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी R। N3 बस ये जो है वो करना है, N1 की जगह N2 और N2 की जगह, देखिए फिर एक बार समझ लें, इस फार्मूले में चेंज ये करना है जिसमें प्रकाश कण पहले इस माध्यम के लिए दूसरे पृष्ठ के लिए पहले प्रकाश कण किसमें चल रही है, N2 में। ठीक है, तो पहले प्रकाश N2 में चलेगी तो ये काम करेगा N1 का। तो जहां जहां N1 है उसकी जगह तो आप N2 लिख देंगे। और जब दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो ये N2 है, दूसरे माध्यम के लिए जो N2 का जो काम करेगा वो काम यहाँ कर रहा है N3। बस इतना आपको यूज कर देना है, तो ये दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसा करें, इसमें हम माइनस को बाहर कामा निकालें तो इसको लिख सकते हैं n3/v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू माइनस n2 माइनस n3 अपॉन, क्योंकि ये n3 तो कम ही रहेगा n2 से, हम पहले मान के चल रहे थे, हमने लिखा था कि n2 ग्रेटर देन n1, तो घटाएंगे वाले तब भी माइनस में आ जाएगा, तो हमने पहले माइनस बाहर निकाल लिया है। ये क्वेश्चन पर डाल लीजिए इसको सेकंड। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिख दीजिए, इसके यहाँ पर आ जाओ साइड में, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए n2/v डैश n2/v डैश, या अपोजिट साइन के दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास n3/v माइनस n2/v, n3/v बचेगा, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और n1/, यहाँ पर n1/u बचेगा, ये माइनस का इक्वल टू, अब राइट साइड में आ जाओ, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r, ये बजाय, यही फार्मूला हमारा है लेंस के अपवर्तन के सूत्र का। लेकिन ये सूत्र तभी हम यूज करेंगे जब दोनों लेंसों के और माध्यम जो है अलग अलग हैं, तभी हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। और जो अगर दोनों ओर के माध्यम समान है तो हम लोग जो उसके पहले जो फार्मूला था निकाल चुके हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में, उस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या निकला था फार्मूला पिछले वाले वीडियो में, 1/f इज इक्वल टू n-1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। वो कंडीशन तभी हम यूज करते हैं जब दोनों ओर के माध्यम समान हो, और जो n होता है वो जो बाहर है यानी वायु के सापेक्ष, अगर वायु मान लेते हैं वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, अगर जल है तो जल के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, जो भी हम लोग वहां पर जो भी माध्यम यूज करेंगे, दोनों ओर के माध्यम समान है तब हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर माध्यम अलग अलग हैं तो फिर अपवर्तन का सूत्र का फार्मूला ये वाला निकाल करके आ गया। ठीक है, इस प्रकार से है, तो कोई समस्या नहीं है, बस इसमें 2 इक्वेशनें बना लेनी है। अपवर्तन का जो सूत्र होता है, अगर माध्यम अलग अलग लेके चलते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक लेके चलते हैं, फार्मूला ये होता है। अगर अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक लिख लेते हैं तो फार्मूला ये बन जाता है n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। ये तभी हम लगाते हैं जब निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखेगा और केवल एक माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम अपवर्तनांक लिखा गया हो तब। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे तो मेन फार्मूला तो हमारा यही है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए, तो इस फार्मूले का यूज करके पहले पृष्ठ के लिए लगा देंगे फार्मूला, फिर दूसरे पृष्ठ के लगा देंगे और दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे और ये समीकरण बन जाता है। यही हमारा पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है जब दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न है या दोनों ओर के माध्यम अलग अलग। इस प्रकार से डेरिवेशन समाप्त हो जाता है। तो आज क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।